very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12, chapter number 15. And the name of the chapter 15 is probability. In this lecture, I am going to start the next and the last exercise 15.10, which is based on the binomial distribution concept. But in this, we have to find out some terms like mean, variance, and standard deviations. So all the concept based on the binomial distribution that we already did. So this exercise is very important, and every time a 2 marks question must be put up in your final exam from this exercise. So this exercise is very important also as a 2 marks based question. So this exercise is very important for your competitive exam also, like your NDA और JEE Mains कि क्वेश्चन जो है वो JEE Mains में और NDA में भी यहाँ से पूछे जाते हैं. सो इसलिए ये एक्सरसाइज क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है. तो एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. आपको करना क्या है, सबसे पहले मीन समझना है. मीन के आपको फॉर्मूला याद हो गया n इंटू पी. यदि आपको मीन निकालना है तो आपको n और एक p को मल्टीप्लाई करना होगा. n आपको पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट्स. तो आपको प्रोबेबिलिटी पता होगी, उसके ट्रायल्स पता होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, मीन. सेकंड टर्म होती है वेरिएंस. वेरिएंस क्या है, NPQ. इसका मतलब जस्ट क्या करना है, मीन को ही मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट्स. और आपको पता है नॉट हैपनिंग द इवेंट्स का मतलब क्या होता है, क्यू. इसलिए NP इंटू क्या बन गया, क्यू. NPQ. ये आपका हो गया वेरिएंस. थर्ड टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते आए हो, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. यदि वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आप NPQ का क्या कर दो, स्क्वायर रूट, तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. अब यहाँ पे एक नई टर्म आएगी, वो टर्म है आपकी रिकरेंस फॉर्मूला. अब रिकरेंस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है. क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उससे यदि पहले की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है तो उसी के बेस पर आप उसकी नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करे, वहां पे सिलेक्शंस करते थे लाइक आर. जब हम वहां पे बात करते थे आर की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हम यूज करते थे. तो यहाँ पे इन सब में क्या है कि यदि आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी पता है, जैसे मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पता है x इज इक्वल टू 0 की. x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं r की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ, 0 लेके चल रहा हूँ. तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटीज पता है. यदि आपको इस स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी पता है तो आप नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग रिकरेंस फॉर्मूला. कैसे, जैसे आपकी r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करिए. इससे क्या बन जाएगा, ये p ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 0 और डिवाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई p डिवाइड बाई q मल्टीप्लाई p ऑफ 0. अब यहां से दिखाई दे रहा है p ऑफ 0 का मतलब आपको ये प्रोबेबिलिटीज को पता है, ये वैल्यू पुट कर दोगे, p की वैल्यू पता होगी आपको, q की वैल्यू पता होगी, n नंबर ऑफ ट्रायल्स पता होंगे, n डिवाइडेड बाई 1 रह गया यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी निकल गई. तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट पे. थर्ड की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी सेकंड पर. फोर्थ की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, थर्ड पर. तो इस टाइप से जब एक की प्रोबेबिलिटी उससे पिछले इवेंट पे डिपेंड करती है तो आपको नेक्स्ट इवेंट के लिए कुछ नया कुछ सोचना नहीं पड़ता, नई प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी. नई प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यूजिंग प्रीवियस प्रोबेबिलिटी की हेल्प से बाय यूजिंग दिस रिकरेंस फॉर्मूला. आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 9 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब फर्स्ट जो है वो मीन है और सेकंड जो है वो वेरिएंस है. और आपको पता है मीन, आप क्या लिखोगे, मीन. और आपको फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी. ये फॉर्मूला पता है आपको. तो मीन आपको कितना दिया हुआ है, 9.
सेकंड वेरिएंस दिया हुआ है, अब वेरिएंस को पुट करिए। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एन पी क्यू। तो वेरिएंस कितना दिया हुआ है 6। और आपसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको लिखना है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब आपने लिख लिया एनपी और एनपी क्यू, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है आपको एन निकालना होता है, पी निकालना होता है, क्यू, और आर आपको स्टैंडर्डाइज रखना है, मतलब आर की वैल्यू नहीं निकलेगी इसमें, आर को आपको आर ही रखना है। इसका मतलब 3 पैरामीटर निकालने हैं आपको, एन पी क्यू। अब इनकी हेल्प से एन पी क्यू की वैल्यू निकालो। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी को हम थोड़ा यूज करें। एन पी क्यू किसके इक्वल है, 6 के। एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 6 है। और आपको ये पता है एनपी, एनपी की वैल्यू कितनी है 9, तो इसको हम 9 इंटू क्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6/9। 3 की टेबल पे कट कर दो, 2/3। क्यू की वैल्यू निकल गई। क्यू की वैल्यू से आप क्या निकाल लोगे, पी की वैल्यू। पी इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस क्यू, इसका मतलब 1 माइनस 2/3। कितनी वैल्यू आ गई 1/3। एनपी आपको क्या निकालना था, एनपी, और एनपी आपको पता है 6। एन इंटू पी इज इक्वल टू 6, एन इंटू पी। पी की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 18। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, प्रोबेबिलिटीज की पावर r एंड q का होल पावर n माइनस r। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर, n यहाँ पे कितना है आपका 18c, सॉरी यहाँ पे n पे 9 है, यहाँ पे गलती कर, यहाँ 9, तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा ये। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 27cr। r को आपको r ही रखना है। p की वैल्यू 1/3, n माइनस r, तो यहाँ कितना हो गया 27 माइनस r इंटू क्यू की वैल्यू 2/3 की पावर r, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया, p की पावर r कितना है r, और ये कितना हो गया 27 माइनस r। जस्ट वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू 27 थी, p की वैल्यू 1/3 थी, r को आपको r ही रखना है, q की वैल्यू 2/3 और n 27 माइनस r। तो बस ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। तो आपसे कहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो, तो आपको यहाँ तक आंसर सॉल्व करना है। समझ आया? तो यही सारे टाइप के क्वेश्चन है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। The mean and the standard deviation of a binomial distribution are 20 and 4। इसका मतलब क्या कह दिया आपको, मीन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वैल्यू दी हुई इसको लिख लो। आपको क्या वैल्यू गिवन है, मीन। दूसरा क्या चीज गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना गिवन है आपको 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 4। और आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला √NP/Q। अब सॉल्व करना है आपको NP और Q की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो इसका यूज करा करिए। इसको हमने 4 लिखा, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट लिखा, NP की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 क्या हो गया। अब स्क्वायर रूट को हटा दो यहाँ से, स्क्वायरिंग करके, स्केलिंग कर रहे ऑन बोथ साइड, तो ये कितना बन गया 16 इज इक्वल टू 20 क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिवाइड बाई 20, और ये करके कितना आ गया 4/5। तो यहां से आपको क्यू की वैल्यू निकल गई कितनी 4/5। तो p की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 माइनस क्यू करके, 1 माइनस 4/5। जहां से p की वैल्यू भी निकल गई। n भी अब n निकालना है, n के लिए यूज कर लो
20 इज इक्वल टू n इंटू पी। 20 इज इक्वल टू n इंटू पी। पी की वैल्यू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो ये आपका आंसर आगे चेक करता हूँ मैं, n की वैल्यू 100, p की वैल्यू 1/5 और q की वैल्यू 4/5। यस, आंसर इज करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया n। n की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि 3 बार टॉस किया गया। आगे रीड करो। इफ गेटिंग अ 4 एक नंबर होता है, इज कंसीडर ए सक्सेस। तो 4 आने को आप सक्सेस मानते हो। डाई पे आपको पता है टोटल फेस कितने होते हैं 6, और 4 एक ही टाइम आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन द डाई कितने आ गए 1/6। p की वैल्यू मिल गई। p से आप क्यों निकाल सकते हो, क्यों इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/6 का अंतर आंसर आ गया आपका 5/6। क्यों भी आ गया, n भी आ गया आपके पास, p भी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द मीन। आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू p। n आपका 3 और प्रोबेबिलिटीज है आपकी कितनी 1/6, तो कट के क्या आंसर आ गया 1/12 का आंसर आ गया। फिर आपको निकालना है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है np इंटू क्यू। n आपको पता है 3, p आपको पता है 1/6, क्यू आपको पता है 5/6। तो 3 2 6, तो कितना आ गया 2/12, सॉरी 2 कह रहा हूँ 5/12, और तो नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। चेक करता हूँ 5/12 और 1/2, आंसर इज करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। ए डाई इज टॉस्ड 180 टाइम्स। 180 टाइम्स आपको पता है n कितना हो गया 180। उसके बाद फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर। एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है मीन। इसका मतलब आपको मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द टाइम द फेस विद नंबर 3 विल अपीयर। अब 3 नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है। नंबर 3 अपीयर, 3 एक ही बार अपीयर होता है डाइस पे, तो 1/6। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 में से 1/6 माइनस कर दो 5/6। n है आपके पास, p है आपके पास, क्यू है, तो मीन निकालना तो इजी हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। n आपको पता है 180, p आपको पता है 1/6, कट कर दो 30। इसका मतलब मीन कितना आ गया आपका 30। इसलिए कहा है ऑल्सो फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस भी आपको पता है। वेरिएंस क्या है आपका NPQ। n आपको पता है, p आपको पता है और q आपको पता है। तो 6 30, 6 पे कट कर दो 5 5 5 से कितना हो गया 25। तो वेरिएंस कितना आ गया आपका 25। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर 30 और 20। यस, आंसर इज करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 5. If the probability of getting a defective bolt is 0.1, probability दे रखी है क्वेश्चन में, डायरेक्ट पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी आपको 0.1। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस पी करेंगे तो 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 0.9। एन आ गया, ओ सॉरी पी आ गया आपका क्यू। फाइंड द मीन और द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स इन ए टोटल ऑफ 500। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई। अब क्वेश्चन इजी है, क्या फाइंड आउट करना है मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो। मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। n की वैल्यू 500, p की वैल्यू कितनी है 0.1।
तो 500 मल्टीप्लाई 1/10, 10 से 10 कट कर दो, कितना आ गया। सेकंड क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट एन पी क्यू। एन पता है आपको 500, पी भी पता है आपको 1/10, क्यू पता है 9/10, तो कट गया 9 5 से कितना हो गया 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 तो शायद नहीं होता, तो आंसर आपका, इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपका 6.71 अप्रोक्स। ये आपका आंसर गिवन है, तो आपका आंसर कितना हो गया 6.71। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी दैट हैरी हिट्स अ टारगेट। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटीज ऑफ हरी कितनी है, 1/4। इसका मतलब पी की वैल्यू आपको 1/4 पता है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, नेचुरली 3/4, 1 में से माइनस करोगे तो। उसके बाद क्या कहता है, ही फायर्ड 64 टाइम्स। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 64 टाइम्स। इसके बाद का फाइंड द एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब आपको पता है मीन, इसका मतलब आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला पता है आपको n इंटू पी। एन आपको पता है 64, पी आपको पता है 1/4, तो कैंसिल आउट होकर कितना बन गया 60, मीन आ गया। उसके बाद क्या कहता है, ही विल हिट द टारगेट एंड ऑल्सो द वेरियंस। वेरियंस फाइंड आउट करना है आपको। वेरियंस आपको पता है एन पी इंटू क्यू, एन 64, पी 1/4, क्यू 3/4। So 4 16, 4 और 4 3 is 12। तो आपका वेरियंस कितना आ गया 12, 16 and 12। यस, आंसर इज करेक्ट। कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी और आपसे पूछा है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कहता है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। क्या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन कितना हो 5 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो 3? क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पूछो। तो आप कुछ और पसंद मत हो, जो दे रखा है उसी को यूज करो, उसी से रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे हमें यहाँ गिवन है मीन, और मीन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है n इंटू पी। तो मीन आपको गिवन है 5, इसका मतलब np की वैल्यू 5 है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है np क्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो इन्हीं को सिंप्लीफाई करिए, कुछ ना कुछ टर्म्स निकालिए। अब जैसे मैं वैल्यूज निकालता हूँ n इंटू पी की वैल्यू, यहाँ np की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 इंटू क्या हो गया इज इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना बन गया ये 5 क्यू इज इक्वल टू 9। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। अब देखिए ध्यान से, अब क्यू इज ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि 5/9 क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे 9/5। 9/5 क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है। और आपको पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 1 कभी हो ही नहीं सकती। तो वी नो आपको पता है क्यों ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो सकता है 1, बट नॉट ग्रेटर देन 1। क्या है वी नो क्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, बट नॉट ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल टू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, आंसर इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। समझ आया आपको? तो इस टाइप से क्वेश्चन को पजल मत होइए, आप उसको रीड करिए, लिखते जाइए, स्टेप टू स्टेप सोल्व कर जाइए, कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा जिसके बेस पे आप ये बता पाओगे कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है. शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन. इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएंस होता है वो हमेशा क्या होता है, मीन से छोटा होता है. ये प्रूफ है. अब देखिए हम भी वही स्टेप से सोल्व करेंगे जो जो हमें चीज गिवन है. इंफॉर्मेशन हमें पास क्या है, मीन और वेरिएंस. इसको शो करना है तो आपको पता है मीन क्या होता है. मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी. और एन पी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है वो तो हमें गिवन ही नहीं है, इसका मतलब इसको तय रखो. फिर उसके बाद क्या है, वेरिएंस है. वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, एन पी क्यू. अब आपको शो करना है कि मीन जो है वो बड़ा होता है और वेरिएंस क्या होता है, छोटा होता है. तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं. मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मीन बड़ा होता है, तो मैंने मीन में से क्या माइनस करता हूं, वेरिएंस. और चेक करूंगा क्या ये रिजल्ट ट्रू है या गलत है. यदि ये रिजल्ट गलत होगा तो मीन कभी छोटा, मीन बड़ा हो ही नहीं सकता वेरिएंस से. लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो नेचुरली क्या होगा, मीन बड़ा होगा वेरिएंस से. तो मैं मीन माइनस वेरिएंस कर रहा हूं. अब मीन की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू पी. वेरिएंस की वैल्यू एन इंटू पी इंटू क्यू. दोनों में से कॉमन आउट हो गया एन पी, तो 1 माइनस क्यू. और 1 माइनस क्यू क्या होता है, पी. इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, एन पी स्क्वायर. एन पी स्क्वायर बन गया. और आपको पता है एन, एन तो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा. एक बार ट्रायल करोगे, 2 बार ट्रायल करोगे, कुछ ना कुछ करोगे. अब p है, p की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी. जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ निकलेगी. इट मींस वो भी ग्रेटर देन 0 है. तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे. रीजन आपका ये आ गया, बिकॉज क्योंकि n भी ग्रेटर देन 0, p भी ग्रेटर देन 0, तो n p स्क्वायर क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो आपका क्या हो गया, प्रूफ. आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि यस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस. समझ आया. सबसे पहले मैं मीन और वेरिएंस लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा. अब मैं सब्ट्रैक्ट किस में से कर रहा हूँ, ग्रेटर वैल्यू में से. मैंने किसको लेफ्ट किया है, ग्रेटर वैल्यू, मीन को. और मीन में से वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो ये रिजल्टमेंट ट्रू होगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और नेगेटिव आई तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमने सोल्व करा, ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव. जब आपको ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है, मीन क्या होगा, बड़ा होगा वेरिएंस से. ये होता है जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है और आपको आंसर पॉजिटिव आएगा. यदि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेचुरली नेगेटिव नंबर आएगा. तो इससे क्या प्रूव हो गया कि मीन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, हमेशा वेरिएंस से. तो इस टाइप के क्वेश्चन इस लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हो. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इफ द सम. इसका मतलब कोई ना कोई दो टर्म होगी, उसका सम होगा. ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस. इसका मतलब मीन और वेरिएंस का सम. तो हम यहाँ लिखते हैं मीन प्लस वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 18 ट्रायल्स. 18 ट्रायल्स का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 18 इज 10. तो ये सम कितना दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट समझाई, पजल मत होना. यहाँ पे 18 ट्रायल और 10. 18 ट्रायल मतलब ये n है और ये पूरी स्टेटमेंट इज करके दी हुई है 10. तो ये क्या दे रखा है, इन दोनों का सम 10 दे रखा है. फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन. इसी के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है आपको. जस्ट पुट कर दो, मीन क्या होता है, n इंटू पी. वेरिएंस आपका n इंटू पी इंटू क्यू. ये 10 दिया हुआ है. दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया, एन पी, सॉरी हाँ एन पी कॉमन आउट हो गया. तो ये क्या रहेगा आपका 1 प्लस क्या इज इक्वल टू 10. और n की वैल्यू आपको दी हुई है 10. 10 इंटू पी 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 10. इसका मतलब p इंटू 1 प्लस क्यू, ये किसके इक्वल हो गया, 10 बाई 10 1.
और आपको पता है P, मैं इसे पुट कर दूं, P इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको 1 प्लस पी क्यू। सेम ये क्या बन गया 1 माइनस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर को सॉरी P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ठीक है, और ये 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। प्लीज मेक अ मीन। तो हमने गलती क्या कर दी यहाँ पे n तो 18 है और हमने क्या यूज कर लिया 10, यहाँ गलती हो गई। n की वैल्यू कितनी है आपकी 18 इंटू p, और p की वैल्यू तो क्या आएगी आपकी 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, तो ये तो क्या बन गया 1 माइनस क्यू स्क्वायर और ये 10 बाई 18, इसका मतलब ये बन गया आपका 5 बाई 9। इसको सोल्व करिए, क्यू स्क्वायर को चले जाइए प्लस का हो गया और इसको चले आइए 1 माइनस 5 बाई 9, इसका मतलब ये 4 बाई कितना हो गया 4 बाई 9, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4 बाई 9, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाई 3। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ लिख दो इग्नोर नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 2/3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2/3, इसका मतलब 1/3। आपसे पूछा था फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या था प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। अब यहाँ पे n कितना था आपका 18, CR कितना था ये पता नहीं, में प्रोबेबिलिटीज 1/3 की पावर r और q की वैल्यू कितनी थी 2/3 n माइनस r, और आपको पता है r की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होती है हमेशा, क्योंकि सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन तो टोटल में से करेंगे ट्रायल, तो 6 ट्रायल्स, जितने ट्रायल होंगे उतने हो सकते हैं मैक्सिमम या उससे कम हो सकती है r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या हो गई लेस देन इक्वल टू 18, तो r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 अप टू करते हुए 18, ये आपका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करें। So please make a note. Now look at the question number 10. ये भी क्वेश्चन सेम वही है, the sum and the product of mean and the variance। यहाँ दो चीज दे दी, एक सम भी दे दिया और एक प्रोडक्ट भी। इसका मतलब क्या क्वेश्चन है सम, इसका मतलब आपको मीन प्लस वेरियंस इनका सम और एक जगह दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मीन मल्टीप्लाई वेरियंस, दो चीज दे दी आपको, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन R24। इसका मतलब फर्स्ट जो है वो सम दिया हुआ है और सेकंड जो है वो वेरियंस, और आपसे कहते हैं फाइंड द मीन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, इसको करने के लिए आसान से मेथड क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ, मीन को मैं x लेट कर लेता हूँ और वेरियंस को मैं लेट कर लेता हूँ y, तो ये x y इक्वल टू कितना हो गया 128, और यहाँ से आपका x प्लस y कितना हो गया 24। अब सोल्व करना है आपको x और y, कैसे निकाल सकते हो इसको आप, x और y को x माइनस y का होल स्क्वायर कर दो, या x प्लस y का, या तो वैल्यू जस्ट पुट करिए, यहाँ से वैल्यू ही निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24 माइनस x, और इसको इसमें पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस x इज इक्वल टू 128। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये कितना हो गया 24x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, इन सबको राइट साइड में मूव कर दो, x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में 128 इज इक्वल टू 0, सबको हमने राइट साइड में ले गए। अब इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर क्या बनेंगे जिसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 128 आ जाए,
आई होप 16 और 8 बनेंगे शायद। एक्स स्क्वायर माइनस में 16x माइनस में 8x प्लस में 128 इक्वल टू 0। x कॉमन आउट ले लीजिए तो x माइनस में 16, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस में 16, तो फैक्टर कौन से आ गए आपके, x माइनस 16 और x माइनस 8। इसका मतलब x की वैल्यू आपको एक 16 मिल गई और एक वैल्यू क्या मिल गई आपको 8, दो चीज मिल गई आपको। अब इन दोनों से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा मेन फोकस क्या है, हमारे पास x की वैल्यू y की भी निकालो साथ के साथ ही। यदि x की वैल्यू आपकी 16 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 24 माइनस 16 कितना हो गया 8। तो सेम वही वैल्यू है, यदि x की वैल्यू 8 यूज करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आपने क्या नोट करा, सर दो ही वैल्यू नोट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू जब हम 16 यूज करते हैं तो y की वैल्यू 8 है, और जब x की वैल्यू 8 यूज करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 16। यहाँ तक हमारा x और y निकल गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा, सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, पुट करो। x क्या था आपका मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी। तो यहाँ पे मैं दो केस लेके चलता हूँ, एक बार तो फर्स्ट केस और एक बार सेकंड केस। यहाँ पे मैं केस फर्स्ट ले लेता हूँ या केस सेकंड, ये केस फर्स्ट। x इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। फर्स्ट केस में मीन x की वैल्यू कितनी है 16, और सेकंड केस में x की वैल्यू कितनी है 8। फिर वेरिएंस की बात करते हैं, y हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस होता है np क्यू, तो ये 16 हो गया। यहाँ वेरिएंस की बात करेंगे तो np क्यू वो कितना हो गया 8। अब दोनों में से चेक करना होगा कि कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको तो यहाँ से सोल्व कर सकते हो, np की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16, तो क्यू की वैल्यू आ गई 16 अपॉन में 8 विच इज 2। बट आपको पता है क्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होता है 1, नेवर, कभी नहीं होता, ग्रेटर देन 1। और क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 2, तो 2 तो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसा चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्यू की वैल्यू प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग करिए आपको, क्योंकि एन भी फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, यहाँ से सोल्व करिए। एनपी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 इंटू क्यू इज इक्वल टू 8, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8/16, इसका मतलब 1/2। तो 1/2 तो पॉसिबल है ना, तो क्यू की वैल्यू 1/2 है, तो पी की वैल्यू भी 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2। दोनों चीजें आ गई। अब क्या निकालना है एनपी, सॉरी पी, यहां से एन निकाल सकता हूं मैं, यहीं पे सोल्व कर देता हूं। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ गया 16/p, और p की वैल्यू 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 1 नीचे 2 ऊपर, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 30। क्वेश्चन समझ आया, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, n की वैल्यू 32 है, p की वैल्यू, आंसर इज करेक्ट। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे रख करके लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू r, n की वैल्यू 32 है, c r 1/2 की पावर r 1/2 की पावर n माइनस r, 32 माइनस r, और r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 1 2 अप टू, क्योंकि जितने n होते हैं या तो वो वैल्यू या उससे कम हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर। So please make a note. Now look at the board question number 11. The difference between the mean and the variance. अब difference का मतलब subtract, इसका मतलब आपको क्या given है mean minus variance is 1। उसके बाद कहते हैं एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, अब उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ मीन माइनस
स्क्वायर ऑफ वेरिएंस का स्क्वायर इज 11। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी दो टर्म दे दी तो पजल हो जाओगे, इसलिए क्या कर लो, लेट करते हैं। मीन को क्या लेट कर लो, x, और वेरिएंस को क्या लेट कर लो, y। तो ये क्या बन गया आपका फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11। यहाँ इसको सॉल्व करो, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई आपने। x माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11। सेकंड ये है, इन दोनों को यूज करो, कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, एलिमिनेशन कर लो या कोई भी कर सकते हो। यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं x की वैल्यू सपोज, तो 1 प्लस वाई बन गया, यहाँ पुट कर दो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो ये क्या बन गया आपका, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 1 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, तो 5 प्लस 1 कर देंगे तो 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इतना समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम आगे स्टेप सॉल्व करेंगे, प्लीज मेक अ नोट। सॉल्व करिए, x की वैल्यू 6, आपको पता है x क्या है आपका मीन, मतलब NP की वैल्यू कितनी आ गई 6। वेरिएंस पता है आपको, NPQ इज इक्वल टू 5। NP की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो 6 इंटू Q इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो Q की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5/6। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस में Q, तो 1 माइनस 5/6 1/6 आ गया आपका। इसको यूज करिए, n इंटू पी इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6/p और p की वैल्यू कितनी है 1/6। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो फाइनल आंसर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है, तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू r। n कितना है 36 CR, p की वैल्यू 1/6 की पावर r, 5/6 की पावर 36 माइनस r, और r की वैल्यू कौन से स्टार्ट हो जाएगी 1 से लेकर 36। ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और एल्जेब्रिकली इसको सोल्व करना और आपको अपना आंसर ओपन कर लेना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 6। इसका मतलब इसमें तो कई सारा क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है आपको, मीन। मीन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, n इंटू पी। तो आपको np की वैल्यू 6 आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन ST, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ npq। तो npq की वैल्यू क्या आ गई √2। इसको सोल्व कर लो स्केलिंग करके, तो क्या बन गया npq इज इक्वल टू 2। np की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 इंटू q इज इक्वल टू 2। तो q की वैल्यू कितनी हो गई 2/6, इसका मतलब 1/3। अब q की वैल्यू आपको 1/3 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में से माइनस करेंगे तो p की वैल्यू 2/3। यहां से p की वैल्यू पुट कर दो 2/3 इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 3 3 सा 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, सारे पैरामीटर निकल गए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, गेटिंग 7 सक्सेस। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी दे दी 7। सॉल्व करो, NCR, p की पावर क्या होता है r और q की पावर n माइनस r। n है आपका 9 C7, p है 2/3, r 7 1/3 की पावर 9 माइनस 7 2। 9 7 c किसके इक्वल होता है आपको पता है 9C7। तो ये 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, तो 9C2 के इक्वल आएगा।
और 9c2 आपको पता है 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1, इसका मतलब 4 इंटू 9 36। तो ये वैल्यू बन गई 36, 2 की पावर 7 बन गया आपका 128, और ये तो 3 की पावर कितने बन गया 7 और 2 9, 3 की पावर 9। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट, मैं सॉल्व करता हूँ, प्लीज मेक अ नोट। सो आफ्टर मल्टीप्लाई 36 128 यू गेट 4608 और 3 की पावर 9 इतना। अब डिवाइड करने पर पॉइंट इसने आंसर दिया, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते थे, इतना भी छोड़ सकते थे, आपका आंसर क्या माना जाता करेक्ट, और अकॉर्डिंग टू बुक आपका ये आंसर गिवन है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर। इसका मतलब मीन भी दे दिया आपको और वेरिएंस भी दे दिया। अब तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। मीन आपको पता है n इंटू पी, कितनी वैल्यू है 4। वेरिएंस आपको पता है कितना एन पी क्यू 4/3। एन पी की वैल्यू पुट करो, 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4/3। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू 1/3। पी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, 1 में से माइनस करते हैं। n निकालना है, n इंटू पी, p की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितना हो गया 4 से 12 डिवाइड बाई 2 6, n की वैल्यू 6 आ गई। प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6। वही अगेन इसमें स्टेप क्यों निकालो, इसका अपोजिट क्या निकालो, अपोजिट क्या हो गया r इज इक्वल टू 0 और 1 में से इसको माइनस कर दो। तो n कितना है 6c0, प्रोबेबिलिटीज 2/3 की पावर r मतलब 0, क्या वो कितना है 1/3, 6 माइनस 0 6, 1 6c0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 1 और 1/3 के बाद 7 to 9, तो ये कितना हो गया आपका 7 to 8 डिवाइडेड बाई 7 to 9। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन है रिकरेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। देखिए कैलकुलेट करना है पी ऑफ आर, मतलब प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, और आर 1 के लिए भी 2 3 4 5 इन सब के लिए निकालनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिकरेंस फॉर्मूला। इसका मतलब आपको पता है रिकरेंस फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफाइन किया कि उसके लिए आपको किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और वो स्टार्टिंग की निकालनी है। स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी से आप उसकी नेक्स्ट की निकाल सकते हो, जब आपकी नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी तो उससे नेक्स्ट की निकाल सकते हो। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं 1 के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है 1 से। करिए, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR, प्रोबेबिलिटीज रेज़ टू द पावर r, q रेज़ टू द पावर n माइनस r। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट करिए। r की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 1, n कितना है आपका 6, तो 6c1, प्रोबेबिलिटीज 1/3 की पावर r1। आपको पता है p की वैल्यू 1/3 है, तो q की वैल्यू कितनी होगी 1 में से माइनस कर दो इसको, यहीं पे निकाल दो मैं q की वैल्यू 1 माइनस p, इसका मतलब 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पुट करो 2/3 की पावर कितना आ गया 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। सोल्व कर दो, 6c1 कितना होता है 6, ये 1/3 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 243, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया आपका 64 अपॉन में 243। चेक करता हूँ, यस पहला आंसर आपका करेक्ट है। इतना समझ आ गया आपको। अब एक की प्रोबेबिलिटी निकल गई, अब बाकी की प्रोबेबिलिटी यहां से निकालेंगे। इतना समझ आ गया कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास 1 की निकल चुकी है, तो r की वैल्यू क्या पुट करो 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 1, n कितना था 6 माइनस 1, 1 प्लस 1, प्रोबेबिलिटीज p की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/3,
और क्यू की वैल्यू 2/3। प्रोबेबिलिटीज ऑफ आर, प्रोबेबिलिटीज ऑफ आर का मतलब ये 64, सॉरी आर की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं पहले मैं 1। अब सारी वैल्यू सॉल्व करिए। 6 - 1 कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू बची 1/2 और P ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना आ गया 64 अपॉन में 243। अब सोल्व कर दो 2 2 जा 4, 4 को कट करेंगे 16, तो 16 इंटू 5 80 अपॉन में 243, तो आपका आंसर आएगा 80 अपॉन में 243। चेक करता हूं मैं, यस आंसर इज करेक्ट। समझ आया आपको? अब आपने ये वैल्यू निकाल ली, आप किसकी वैल्यू निकालनी है? अभी R1 लिया था, अब R2 ले लीजिए, तो 2 पुट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो 3 की निकल जाएगी, ऐसे 4 की निकल जाएगी, ऐसे 5 की निकल जाएगी। तो आप बाकी खुद ही निकाल सकते हो, वेरी वेरी इजी है। इतना समझाया? दोबारा देख लीजिए। n दिया हुआ p, तो सबसे पहले p से मैंने क्या निकाल लिया 1 माइनस करा 2/3। फॉर्मूला आपको पता है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, n की वैल्यू आपको पता है 6, तो 6c। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की वैल्यू निकालते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे 1 थी, तो मैंने 1 के लिए निकाल लिया, तो r की वैल्यू 1 हो गई। तो जहाँ r था वहां मैंने 1 पुट कर दिया, जहाँ p था वहां पे 1/3 और जहाँ q था वहां 2/3 और इसको सॉल्व किया। इससे किसकी वैल्यू मिल गई मुझे? P ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की हेल्प से तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट करी 1, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है। तो r की वैल्यू 1 पुट करने से यहाँ 1 + 1 क्या बन गया 2 बन गया। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारी किसकी निकल गई? प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2। ऐसे ही जब हम r के लिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2, क्योंकि 2 की वैल्यू आपकी आ गई है, तो 2 की वैल्यू को यूज करके आप 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर 3 की वैल्यू को यूज करके 4 की वैल्यू को यूज करके 5 की वैल्यू निकाल। इस टाइप से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। 2 पार्ट में नहीं करती है इसी के, रिमेनिंग 2 पार्ट आप खुद करिए। सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो हमने प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी सबसे टफ चैप्टर भी काउंट होता है और मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स के अराउंड आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए बेटर होगी टू स्कोर द बेस्ट रिजल्ट इन योर एग्जाम। फिर अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ तक प्रोबेबिलिटीज के चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नंबर आई होप 16 चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप उसको स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी भी है और आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स और 6 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बोर्ड एग्जाम। आप हरियाणा बोर्ड से, CBSE, ISC किसी बोर्ड से भी बिलोंग करते हो तो एक क्वेश्चन उससे जरूर पूछा जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take the new lecture on the linear programming problem.